हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसकी जो यूनिट 5 है वो पूरी की पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी यूनिट 5 से रिलेटेड। चाहे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, वो है हमारा ग्राफ। ग्राफ क्या है? ए ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस। तो ग्राफ क्या है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो हम लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको जब ही एक्सप्लेन करूंगा। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री आते हैं, और ये कंसिस्ट क्या करता है? नोड्स एंड एजिस को। ग्राफ जो क्या करता है? कंसिस्ट करता है नोड्स एंड एजिस को, जो कि हमारे हो गए नोड्स। ये जो हो गए V1, V4, V3 और V1 और V2, ये सब हमारे क्या हो गए? नोड्स या वर्टेक्स। इन्हें क्या कहते हैं? नोड्स या वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो हमारी ये हो गई एजिस, ये जो है ये जो कनेक्ट कर रही हैं आपस में, ये हो गई हमारी एजिस। सेकंड पॉइंट क्या है? एक ग्राफ इज अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसिस और नोड्स। इसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसिस और नोड्स होते हैं। ये जो कि ये हैं फाइनाइट फाइनाइट सेट ऑफ वर्टाइसिस एंड नोड्स होते हैं। एंड सेट ऑफ एजिस होती हैं, जो कि ये वाली हो गई सेट ऑफ एजेस विच कनेक्ट अ पेयर ऑफ नोड्स, जो कनेक्ट करती हैं वर्टाइसिस को। ये आपस में वर्टाइसिस को कनेक्टेड बनाती हैं। दो वर्टाइसिस के बीच में ये लाए करती हैं, ये आपस में कनेक्टेड बनाती हैं दो वर्टाइसिस को। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। और इन एजिस को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, E1, E2, E3, E4। और इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है? टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो समय पहले जो है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में आ जाते हैं हम। पहला है अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक ग्राफ विद ओनली अनडायरेक्टेड एजेस इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड ग्राफ। जो इसके अंदर आप देख सकते हैं समय पहले ये क्या है? वर्टाइसिस है। और इसको जो कने जो हम जो आपस में इन्हें कनेक्टेड बना रही हैं वो एजेस हैं। ये सब क्या हो गई? एजेस हो गई। और ये कौन सी है? अनडायरेक्टेड एजिस। इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रखी। अगर ऐसे डायरेक्शन दी होती तो ये क्या होती? डायरेक्टेड एजिस। तो जिन ग्राफ में ना कोई भी डायरेक्ट एज ना हो, अनडायरेक्ट एज हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। ए ग्राफ विद ओनली अनडायरेक्टेड एजिस इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड ग्राफ। यही लिखा है इसके अंदर भी, एक ग्राफ विद ओनली अनडायरेक्टेड एजिस इज सेड टू बी अनडायरेक्टेड ग्राफ। बहुत सिंपल है, एक ही बार में आपको समझ में भी आ गया होगा। सेकंड क्या आ जाता है? हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। एक ग्राफ विद ओनली डायरेक्ट एजिस इज सेड टू बी डायरेक्टेड ग्राफ। तो यही है इसके अंदर भी, एक ग्राफ विद ओनली डायरेक्ट एजिस इज सेड टू बी डायरेक्टेड ग्राफ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं वर्टेक्स हैं, और ये हमारी सब वर्टेक्स हो गई, ये वाली ABCD। और इसके अंदर जो इन्हें कनेक्टेड बना रही वो एजिस, और इसके अंदर एजिस की डायरेक्शन दे रखी है। तो ये जो जिनके अंदर डायरेक्ट एजिस होगी वो क्या होगा? डायरेक्टेड ग्राफ। एक ग्राफ विद ओनली डायरेक्ट एजिस इज सेड टू बी डायरेक्टेड ग्राफ। आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी। अब चलते हैं सिंपल ग्राफ पर। सिंपल ग्राफ, एक ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी सेल्फ लूप और पैरेलल एजिस इज कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी सेल्फ लूप, जिसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप ना हो और पैरेलल एजिस ना हो, वो क्या कहलाएगा? सिंपल ग्राफ कहलाएगा। तो इस अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ सेल्फ लूप क्या होता है। वैसे तो आगे भी मैं समझाने वाला हूँ, पर अभी भी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये कोई भी हमारी वर्टेक्स हो गई V1 और V2, और ये इनके बीच में एक एज है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एज जो होगी ना वो वापस उसी वर्टेक्स पे आ रही होगी। कोई भी एज जो होगी उसकी डायरेक्शन वापस उसी वर्टेक्स पे होगी, पहले वाली की ओर। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होंगे। जैसे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का सेम है, और इस तरीके से लूप क्रिएट कर रही है। तो वापस ये V1 ऐसे घूमती रहेगी। तो ये क्या होगी? हमारी सेल्फ लूप हो गया। और पैरेलल एजिस क्या हो गई यहाँ पर? जैसे कि कोई भी हमने दो वर्टेक्स ले ली, ये जो हो गई हमारी यहाँ पर V1 और ये हो गई V2। इनके बीच में एक एज, तो ये हमारी V1 हो गई, और ये हो गया हमारा V1 और V2, दो वर्टेक्स हो गए। इनके बीच में एक तो एज ये हो गई, और एक एज ऐसे जा रही है। तो ये क्या हो गई? पैरेलल एज हो गई। जिनका दो एजिस का ना डेस्टिनेशन सेम हो, डेस्टिनेशन लास्ट पॉइंट सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारी पैरेलल एजिस कहलाएंगी। जिनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी पैरेलल एजिस कहलाएंगी। तो ये दोनों क्या हो गई? एक दूसरे के पैरेलल एजिस हो गई।
तो यही था पैरेलल एजेस। और इसमें आप ये डायरेक्टेड एज भी ले सकते हैं या अनडायरेक्टेड एज भी ले सकते हैं। ये इसके अंदर भी आप डायरेक्टेड एज भी ले सकते हैं और अनडायरेक्टेड एज भी ले सकते हैं। तो यही था सिंपल ग्राफ, एक ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस कॉल्ड अ सिंपल ग्राफ। जिसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस नहीं हो वो सिंपल ग्राफ कहलाता है। देख सकते हैं इसमें दो वर्टेक्स दे रखे हैं V1 और V2 और इनके बीच में क्या है, एज दे रखी है और इनके बीच में कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है और ना ही सेल्फ लूप है। तो हमारी ये हो गया सिंपल ग्राफ। अब चलते हैं मल्टी ग्राफ पर। एक ग्राफ विद विच हैज आइदर अ सेल्फ लूप या और पैरेलल एजेस और बोथ इज कॉल्ड अ मल्टी ग्राफ। एक ग्राफ विच हैज आइदर अ सेल्फ लूप, उसके बाद सेल्फ लूप हो या पैरेलल एजेस हो या दोनों हो, सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस, तो क्या कहलाएगा, मल्टी ग्राफ कहलाएगा। तो ये भी सिंपल ही है गाइज, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक ग्राफ विच हैज आइदर सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस और बोथ इज कॉल्ड अ मल्टी ग्राफ। एग्जांपल में हम देख सकते हैं इसके अंदर देख सकते हैं ये वाली जो एज है E5 और E4, इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और डेस्टिनेशन दोनों का सेम है। तो इसके अंदर पैरेलल एजेस है, तो ये क्या हो गया, हमारा मल्टी ग्राफ हो गया। तो इसके अंदर भले ही सेल्फ लूप ना हो, इसमें लिख भी रखा है सेल्फ लूप हो या पैरेलल एजेस हो, ये दोनों, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी ग्राफ। तो ये वाला एग्जांपल भी क्या हुआ, हमारा मल्टी ग्राफ का हो गया। इसके अंदर पैरेलल एजेस दे रखे हैं, भले ही सेल्फ लूप नहीं दे रखा। अगर इसके अंदर सेल्फ लूप भी दिया होता और मल्टी पैरेलल एजेस भी दी होती, जब भी ये मल्टी ग्राफ होता। जब सेल्फ लूप दिया होता, पैरेलल एजेस नहीं दी होती, तो ये जब भी होता। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट में भी यही लिखा है, ग्राफ विच हैज आइदर अ सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस और बोथ इज कॉल्ड अ मल्टी ग्राफ। अब चलते हैं अगले पे, अगला है कंप्लीट ग्राफ। अब आ जाते हैं हम कंप्लीट ग्राफ पर। कंप्लीट ग्राफ क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ए सिंपल ग्राफ इन विच देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ना, जैसे कि हमारी जितनी भी वर्टेक्स है ना, जितनी भी वर्टेक्स है ग्राफ में, वो सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। एक एग्जांपल से पहले सिंपल वाले एक ग्राफ से आपको समझा देता हूँ, फिर आपको ये वाला जो एग्जांपल है ये भी समझाऊंगा। एक हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर पहला जो पॉइंट हो गया वो V1 हो गया, अगला V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सारी वर्टेक्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहली वाली V1 V2 से भी कनेक्टेड है, V4 से भी कनेक्टेड है और V3 से भी कनेक्टेड है। ऐसी V3 भी V1 से भी कनेक्टेड है, V2 से भी कनेक्टेड है और V4 से भी कनेक्टेड है। ऐसे V4 भी V2 से भी कनेक्टेड है, V1 से भी कनेक्टेड है और V3 से भी कनेक्टेड है। तो यही कहना चाह रहा है, इसमें सारी की सारी जो वर्टेक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। और एक कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टाइसेस हैज टोटल n ब्रैकेट n-1/2 एजेस एंड देयर डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज n-1। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी एक कंप्लीट ग्राफ जिसके अंदर n वर्टाइसेस होंगी, जितनी भी वर्टाइसेस होंगी उनके अंदर टोटल इतनी एजेस होनी चाहिए। तो जैसे कि इसके अंदर 4 वर्टाइसेस थी और इसकी जो एजेस होंगी इस फॉर्मूले से हम निकाल के देखते हैं। जैसे कि n की वैल्यू क्या होगी, 4। जितनी वर्टाइसेस होती हैं वही n की वैल्यू होती है 4। 4-1/2 तो इसके अंदर पहले 3 4-1 3 इंटू 4 12 को 6 एजेस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 ही एजेस हैं। तो एक कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टाइसेस है टोटल इतनी एजेस होनी चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से उसके अंदर। और एंड डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज n-1 और डिग्री कितनी होनी चाहिए, हर वर्टेक्स की n-1 होनी चाहिए डिग्री। जैसे कि n की वैल्यू 4 है, जितनी वर्टेक्स हो उतनी ही n की वैल्यू होती है। इसके अंदर 4 वर्टेक्स थी इस वाले ग्राफ में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। और तो इसकी वैल्यू क्या है, इतनी डिग्री होनी चाहिए हर वर्टेक्स की। डिग्री कैसे काउंट करते हैं, डिग्री काउंट करने के लिए एक अलग पेन ले लेते हैं हम पहले यहाँ पर। जैसे कि इसके अंदर जितनी भी एजेस जा रही हैं वही इसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि यहाँ से एक एज ये जा रही है, एक ये एज ये जा रही है और एक ये एज ये जा रही है इससे। तो जितनी भी एजेस कनेक्टेड हों, जितनी भी एजेस
जिस वर्टेक्स से जा रही हो वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पर 3 वर्टेक्स जा रही, 3 एजिस जा रही हैं, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 3 हुई। और यहाँ पर भी हमारे फॉर्मूले से भी क्या आ रही थी, 3, और इसकी भी कितनी हुई, 1। इससे भी 3 एजिस जा रहे हैं, 1 2 और 3, इससे भी 3 एजिस जा रही हैं, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 3। और इससे भी 3 जा रही हैं, 1 2 और 3, तो इसकी भी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई। इसी तरीके से निकालेंगे। अब इस ग्राफ से भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं ए से बी भी कनेक्टेड है, ए से ई भी कनेक्टेड है, और ए से डी भी कनेक्टेड है, और ए से सी भी कनेक्टेड है। तो क्या हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ हो गया। इसके अंदर ई से भी देख सकते, ई से बी भी कनेक्टेड है, डी भी कनेक्टेड है, और ए भी कनेक्टेड है, और ई सी भी कनेक्टेड है, और बी से भी सी भी कनेक्टेड है, और ए भी कनेक्टेड है, ई भी कनेक्टेड है, और डी भी कनेक्टेड है। और ऐसे डी से भी सी भी कनेक्टेड है, ई भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, और ए भी कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ हो गया। और इसके अंदर डिग्री भी हम, डिग्री और इसकी फॉर्मूले से इसकी एजिस भी काउंट कर लेते हैं हम कितनी है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से n-1/2 एजिस होनी चाहिए। तो इसके अंदर कितनी दे रखी हैं, वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो इसकी जो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। एन की वैल्यू जितनी, एन की वैल्यू जितनी उतनी होगी जितनी वर्टेक्स होंगी। 5-1/2, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 5-4 20/2 10। तो इसके अंदर इस ग्राफ में 10 एजिस होनी चाहिए। तो हम काउंट भी कर लेते हैं कितनी एजिस है, 10 एजिस होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 ही एजिज हैं, और जो कि इस फॉर्मूले से आई हुई थी 10 ही, तो 10 एजिज है। तो ये कंप्लीट ग्राफ है। और डिग्री भी देख लेते हैं एवरी वर्टेक्स की कितनी है, इसको क्लियर करके। डिग्री चेक करते हैं हम पहले, डिग्री क्या है। तो इससे जितनी भी एजिज जा रही हैं वही इसकी डिग्री कहलाएगी। इससे कितनी, 1 2 3 और 4, इससे 4 जा रही हैं, तो 4 होनी चाहिए। और फॉर्मूले के हिसाब से भी देख लेते हैं n-1, 5-1, जितनी वर्टेक्स की वैल्यू होगी उतनी है n की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब 4। तो एवरी वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 4 ही है हमारी, जितनी भी एजिज जा रही होंगी ना वर्टेक्स से, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ऐसे बी की भी देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो इसकी डिग्री भी क्या हुई, 4। और इसकी भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही आई, 1 2 3 4। तो एवरी जो सारी वर्टेक्स है उनकी जो डिग्री है वो भी 4 ही आ रही है। तो ये भी हमारा कंप्लीट ग्राफ हो गया है। इसी तरीके से कंप्लीट ग्राफ बनता है। तो अब हम समझते हैं रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है, तो हम अपने अगले उस पर आ जाते हैं ग्राफ पर, जो है रेगुलर ग्राफ और अनरेगुलर का ग्राफ। इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज सेम देन ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ और अनरेगुलर ग्राफ। तो डिग्री जो होगी ना एवरी वर्टेक्स की सेम होगी, तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। जैसे कि इस वर्टेक्स की डिग्री हम पहले चेक करते हैं। इसकी क्या है, 1 और 2, जितनी एजिस जा रही हैं होती वही डिग्री होती है। इसकी क्या है, 2, और 2 की भी क्या है, 1 और 2। तो क्या कहलाएगा, ये रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। ये भी देख सकते हैं 1, इस वाले की भी 1 और 2, 1 2, इसकी भी क्या है। तो ये क्या हो गया हमारा रेगुलर ग्राफ। हर वर्टेक्स की क्या डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो इस वाले की भी चेक कर लेते हैं हम, 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारा रेगुलर ग्राफ या अनरेगुलर ग्राफ। ये 3 रेगुलर ग्राफ, जितनी डिग्री होगी वही वो उसका एन की जगह वो वैल्यू फिक्स कर देना, तो क्या हो गया 3 रेगुलर ग्राफ। तो इसकी भी 3 हो गई, इसकी भी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा एन रेगुलर ग्राफ। एन रेगुलर ग्राफ हो गया ये हमारा। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना। डिग्री मैंने आपको बता ही दिया था कैसे चेक करनी है। जितनी भी एजिज जिस भी वर्टेक्स से जा रही होती हैं वही उसकी डिग्री कहलाती है। 1 2 3, इससे 3 एजिज जा रही हैं तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज सेम देन ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ और अनरेगुलर ग्राफ। इस वाले ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम होगी, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर ग्राफ।
अब चलते हैं साइक्लिक ग्राफ। A graph having cycle is called a cyclic graph. In this case, first and last node are the same. A closed simple path is cycle. एक क्लोज सिंपल पाथ इस साइकिल कहलाएगा। तो इसके अंदर आप इस वाले उसमें देख सकते हैं, इसके अंदर क्या बननी है, साइकिल बन रही है। और जहां से भी स्टार्ट करोगे ना, वहीं जाके आप एंड करोगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा साइक्लिक ग्राफ कहलाएगा। तो यही होता है हमारा साइकिल ग्राफ। ये एक ग्राफ हैविंग अ साइकिल इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्राफ। जो भी साइकिल बनाता है, कोई लूप बनाता है, वो क्या कहलाता है, साइक्लिक ग्राफ कहलाता है। और इन दिस केस फर्स्ट एंड लास्ट नोड आर सेम, ए क्लोज सिंपल पाथ इज साइकिल। इसके अंदर ना सारी आपस में कनेक्टेड होंगी इस तरीके से, सारी की सारी एजिस, और ये आपस में वर्टेक्स को कनेक्टेड बनाएंगी और एक लूप बनाएंगी। तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्राफ। और एसाइक्लिक में एक ग्राफ विदाउट साइकिल इज कॉल्ड है एसाइक्लिक ग्राफ। कोई भी साइकिल ना बनाए तो वो क्या कहलाएगा, एसाइक्लिक ग्राफ। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें सारी की सारी जो वर्टेक्स है ना, जो एजिस जा रही हैं, वो एसाइक्लिक है। इसके अंदर कोई भी लूप नहीं बनना किसी भी एजिस से किसी भी वर्टेक्स पर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी लूप नहीं बनना है, सारी की सारी अलग है। कोई भी एजिस कोई भी लूप नहीं बना रही है, नहीं कोई वर्टेक्स एजिस की हेल्प से कोई लूप बना रही है। तो ये क्या हो गया, एसाइक्लिक ग्राफ। ग्राफ विदाउट साइकिल इज कॉल्ड है एसाइक्लिक ग्राफ। और इसके बाद जो आ जाता है हमारा वेटेड ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी वेटेड इफ देयर आर सम वैल्यू असाइन टू ईच एजिस ऑफ द ग्राफ। तो जैसे कि आप ना कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे ना किसी भी एजिस पे, वो उसका वेट कहलाएगी एजिस का। तो और वो क्या ग्राफ क्या कहलाएगा, वेटेड ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एजिस पे यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या कहलाएगा, वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ कहलाएगा ये। जिसमें भी एजिस के ऊपर वैल्यू दे रखी है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वेटेड ग्राफ। द वैल्यू इज इक्वल टू द लेंथ बिटवीन टू वर्टाइसेस। वेटेड ग्राफ आल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क, आल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क। लेंथ बिटवीन टू वर्टाइसेस इक्वल टू द, और ये जो एजिस के ऊपर जो वैल्यू दे रखी होगी ना, ये दो वर्टाइसेस के बीच की लेंथ कहलाएगी। जो दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, वो कहलाएगी एजिस के ऊपर जो वैल्यू दे रखी होगी। और वेटेड ग्राफ आल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क, क्या कहलाता है, नेटवर्क भी कहलाता है। तो यही हमारा वेटेड ग्राफ है। जिन भी एज के ऊपर वेट दे रखा हो, वो क्या कहलाता है, वेटेड ग्राफ कहलाता है। और दो जो वर्टेक्स होगी उनके बीच में जो एजिस की वैल्यू होगी, वही उनकी लेंथ कहलाएगी। और वेटेड ग्राफ क्या कहलाता है, नेटवर्क भी कहलाता है। और अब आ जाता है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ में एक ग्राफ और मल्टी ग्राफ विच कैन बी ड्रॉ इन द प्लेन। A graph or multigraph which can be drawn in the plane, this its edge does not cross is said to be a planar। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये समझते हैं। ये वाला आप जो ग्राफ दे सकते हैं, इसके अंदर जो एजिस है ना, वो आपस में क्रॉस कर रही हैं, और इन्हीं एजिस को ना आप इस तरीके से बना सकते हैं। इनके प्लेनर ग्राफ में यही है, जो एजिस है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इस वाले ग्राफ को हमने इसी तरीके से बना दिया, जो कि आपस में एजिस, जो बीच वाली एजिस थी वो एक दूसरे को क्रॉस करनी थी, वो नहीं करनी की। तो ये प्लानर ग्राफ में यही है कि जो एजिस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक ग्राफ और मल्टी ग्राफ विच कैन बी ड्रॉ इन प्लेन दैट एजिस डू नॉट क्रॉस इज सेड टू बी अ प्लानर। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है, टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ग्राफ। तो ये कर लेते हैं। इसमें वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ग्राफ। सेल्फ लूप के बारे में मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, अभी दोबारा से समझा देता हूँ। इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। सेल्फ लूप में क्या होता है, जैसे कि कोई भी वर्टेक्स है और यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी एज आ रही है V1 के ऊपर, जैसे कि भी कोई भी ग्राफ है और उसके अंदर जैसे V1 है, उसके ऊपर ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ना, सेम है उस एजिस का, तो क्या कहलाएगा, सेल्फ लूप कहलाएगा। इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, और ये बार बार लूप क्रिएट करती रहेगी, एजिस ये खत्म ही नहीं होने के, ऐसे लूप बनाती रहेगी, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ लूप कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। इफ देयर इज एन एज हुज स्टार्टिंग एंड एंड वर्टाइसेस आर सेम, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेल्फ लूप कहलाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, दैट इज V2। और ये तो इन्होंने V2 के हिसाब से दिया, हमने V2 पे, हमने V1 पे आपको करके दिखा दिया। इज एन एज देन इट्स कॉल्ड अ सेल्फ लूप और सिंपली अ लूप। और अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है हमारा, पैरेलल एजिस। ए पेयर ऑफ एजिस E एंड E डैश ऑफ G is said to be parallel if and only if they are incident on precisely the same vertices। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है, ये V1 और V2, और इसका जो
स्टार्टिंग पैरेलल एजेस उस एजिस को कहेंगे जिनके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना जो सी भी एजिस है उनकी सेम होगी ना, वो पैरेलल एजिस कहलाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं E1 E और E डैश जो एजिस है ना, उनकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट है वो सेम है, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है E1 और E डैश की, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारी पैरेलल एजिस कहलाएंगी। ऐसी एजिस जिनकी ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो क्या कहलाती है, हमारी पैरेलल एजिस कहलाती हैं। वही लिखा है, ए पेयर ऑफ एजिस E एंड E डैश ऑफ G सेट टू ए पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर इंसिडेंट ऑन प्रिसाइजली द सेम वर्टाइसेस। वही लिखा है इसके अंदर भी। और इसके बाद हम चलते हैं एडजेसेंट वर्टाइसिस। एडजेसेंट वर्टाइसिस क्या होती हैं? ए वर्टेक्स U is set to other vertex V if there is an edge from U to V। तो जैसे कि ये दो वर्टाइसिस हो गई हमारी V1 और V2, ये किसी एज के थ्रू कनेक्टेड है, डायरेक्टेड भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाएंगी। जो नेबर नोड्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाती हैं। तो इन्हीं को एडजेसेंट वर्टाइसिस हम कहते हैं। यही लिखा है इसके अंदर भी, ए वर्टाइसिस U इज सेट टू और द नेबर ऑफ अदर वर्टाइसिस V इफ देयर इज एज फ्रॉम U टू V। अगर इनके बीच में कोई एज है तो U टू V के बीच में, तो वो क्या कहलाएंगे, नेबर कहलाएंगे। वही लिखा है, यू इन्होंने दो वर्टाइसिस U और V दे दिए जो आपस में नेबर है, उनके बीच में एक एज है। जिनके बीच में भी दो जो वर्टाइसेस होंगी जिनके बीच में भी एक एज होगी वो एक दूसरे की नेबर कहलाएंगी, और जो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी वो क्या कहलाएंगी, हमारी एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाएंगी। जिन भी दो वर्टेक्स के बीच में कोई सी भी एज होगी वो क्या कहलाएंगी, एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाएंगी। जैसे कि इस वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये वाली जो एज है और ये वाली जो एज है, ये इनके बीच में जो एज है ये दोनों क्या हो गई, एक दूसरे के एडजेसेंट हो गई। इंसिडेंस, इंसिडेंस क्या होता है, जैसे भी कोई भी वर्टेक्स है ना उसके ऊपर भी कोई भी एज अकर हुई वो क्या कहलाएगी, उसको इंसिडेंस कहेंगे। बस यही है इंसिडेंस। जैसे भी किसी भी वर्टेक्स पे कोई भी एजिस अकर हुई तो वो क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया। एंड अनडायरेक्टेड एजिस, अनडायरेक्टेड ग्राफ, या आप डायरेक्टेड ग्राफ भी ले सकते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ ले रहे हैं। अनडायरेक्टेड द एज यू वी इज इंसिडेंट ऑन वर्टाइसेस यू एंड वी इन अ ग्राफ। द एज यू वी इज इंसिडेंट फ्रॉम नोड यू एंड इज इंसिडेंट टू नोड वी। जैसे भी कोई भी एज किसी भी वर्टेक्स पे अकर हुई तो उसे इंसिडेंस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, यही जो मैंने आपको बताया है। इसके अंदर थोड़ा घुमा फिरा के लिख रखा है इस डेफिनेशन में। इसके बाद आ जाते हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स मैंने आपको पहले भी समझा देता हूँ, एक और बार दोबारा से समझा देता हूँ। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि इसी ग्राफ से समझते हैं। ये जो हमारा एक ग्राफ है इसके अंदर ये वाली जो वर्टेक्स है इससे जितनी भी एजिज जा रही हैं वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि 1 2 3, इससे 3 एजिज जा रही हैं तो वो इसकी डिग्री कहलाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। और इससे कितनी वर्टेक्स एजिज जा रही है, 1 2 3, इस वर्टेक्स से 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई। जितनी भी एजिज जा रही होती है ना जिस भी वर्टेक्स से, वही उसकी डिग्री कहलाती है। इससे भी तो ये इसकी 3 हो गई, और ऐसी लास्ट वाली की भी 3 हो गई। जिस भी वर्टेक्स से जितनी भी एजिज जा रही होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। और इसके अंदर भी यही लिखा हो, द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजिज इंसिडेंट ऑन द वर्टेक्स। जो भी इंसिडेंट हो रही है वर्टेक्स, तो इंसिडेंस वही है। इंसिडेंस का मतलब भी वही है कि जो अभी मैंने आपको समझाया था, जितनी भी वर्टेक्स से एजिज, जितनी भी वर्टेक्स पे एजिस अकर हो रही होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। इन अनडायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजिस कनेक्टेड टू द नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द नोड। अनडायरेक्टेड ग्राफ में जितनी भी एजिस ना कनेक्टेड होती हैं ग्राफ से वो क्या कहलाती हैं, उसकी डिग्री कहलाते हैं। क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में तो ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टेड ग्राफ से भी मैं आपको डिग्री को समझा देता हूँ कैसे होगा। जैसे कि ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया हमारा डायरेक्टेड, ये हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। और इसके अंदर अब हम इसकी डिग्री निकालेंगे। जैसे कि V1 है, उससे कितनी वर्टेक्स जा रही हैं, एक तो ये वाली जा रही है और एक ये वाली जा रही है, नीचे वाली। पेन अलग ले लेते हैं हम, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे कि एक तो ये जा रही है और एक ये वाली एजिज जा रही है इस वर्टेक्स से, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। जाने वाली ही जो एज होगी, जा रही होगी ना, जो भी एज वर्टेक्स है वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि इससे कौन सी एज जा रही है, ये वाली एज जा रही है,
ये इसकी डिग्री होगी तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, n इक्वल टू 1। और ये जो है ना, तो ये वाली जो एज है ये जा रही नहीं है, इसके ऊपर आ रही है, तो ये डिग्री में काउंट नहीं होगी। जो आ रही होती है वो काउंट नहीं होती, जो जा रही होती है ना वही काउंट होती है एज। जैसे कि इससे एक इस वाली वर्टेक्स पे एक तो ये वाली एज जा रही है और एक ये वाली एज जा रही है, तो इसकी क्या हो गई, 2 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। और इससे क्या हो गई, इसके ऊपर दोनों की दोनों एज आ रही हैं, इससे कोई भी एज जा रही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। जितनी भी जाने वाली एज होती है ना वही हमें देखनी होती है, आने वाली कोई भी एज नहीं देखनी होती। जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में ना डायरेक्शन नहीं दी होती, तो इसकी डिग्री उतनी होती है जितनी एजेस इससे कनेक्टेड होती हैं। इसके अंदर भी यही पॉइंट में यही लिखा था, इसके अंदर लास्ट वाले पॉइंट में, इसके अंदर इन अनडायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू द नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ नोड। जितनी भी एजेस ना कनेक्टेड होंगी ना अनडायरेक्टेड ग्राफ में, वो क्या कहलाएंगी, डिग्री ऑफ उस वर्टेक्स, डिग्री कहलाएंगे उस वर्टेक्स की। स्पैनिंग ट्री को समझते हम। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। एक कनेक्टेड सब ग्राफ एस ऑफ ग्राफ जी इज सेड टू बी स्पैनिंग इफ एंड ओनली इफ। जो ये वाला इफ होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ कहते हैं इसे। जब ये दो कंडीशन फॉलो करेगा तब होगा। अब हम समझते हैं, कोई ग्राफ हमें जी दे रखा है, ग्राफ जी दे रखा है जिसके अंदर वर्टेक्स और एजिज हैं, वर्टेक्स और एजिज हैं, और उससे सब ग्राफ बनेगा, कोई भी सब ग्राफ बनेगा जिसे हम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। और सब ग्राफ ये जो सब ग्राफ एस बनेगा ना, ये जब स्पैनिंग ट्री जब कहलाएगा जब ये 2 पॉइंट को फॉलो करेगा। ये जो भी सब ग्राफ बनेगा ना, ये सब ग्राफ स्पैनिंग ट्री जब कहलाएगा जब ये 2 पॉइंट को फॉलो करेगा। एस शुड कंटेन ऑल वर्टाइसेस ऑफ जी। एस क्या करेगा, एस शुड कंटेन ऑल वर्टाइसेस ऑफ जी। ऐसे ना जो भी सब ग्राफ बनेगा ना, ऑल वर्टाइसेस ऑफ जी, जी की ना जितनी भी वर्टाइसेस है उनको कंटेन करेगा। जैसे कि हमारे पास पहले ये वाला ग्राफ था, जैसे कि हमारे पास पहले ये वाला ग्राफ था, इसके अंदर इनकी वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 और 4। एज इसका जो वेट ले लिया हमने 1 2 3 4, और वर्टेक्स ले लिया हमने V1 V2 V3 और V4। और अगला जो ग्राफ बनेगा ना वो सारी की सारी वर्टेक्स कंटेन करना चाहिए, जैसे कि 4 वर्टेक्स है ना उनको कंटेन करना चाहिए। और एस शुड कंटेन V1 माइनस V-1 एजिस। तो जो उसके वो जो नया सब ग्राफ बनेगा ना वो V-1 एजिस कंटेन करना चाहिए। हमारे पास पहले वर्टेक्स कितनी थी, 4 थी, तो 4-1 इसका मतलब 3 एजिस कंटेन करना चाहिए। वर्टेक्स से एक कम एजिस कंटेन करना चाहिए जब भी वो सब ग्राफ कहलाएगा। जैसे कि ये अगर ये 3 एजिस कंटेन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। ये जो सब ग्राफ बनाए या जब भी स्पैनिंग ट्री कहलाएगा जब ये V-1 एजिस कंटेन करेगा। तो यही कहना चाह रहा है। अभी से एक बार हम कॉपी पे भी समझ लेते हैं। जो हमारा स्पैनिंग ट्री था उसके अंदर मैंने आपको पहले ही सब कुछ समझा दिया था, फिर मैं आपको एक और बार और समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा था। जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया हमारे पास ये, जिसके अंदर इसकी वर्टेक्स हो गई V1 V2 V3 और V4। एजिस क्या हो गई हमारी, जैसे कि ये E1 हो गई, E2 हो गई, E3 हो गई और E4 हो गई। तो पहले पॉइंट में क्या कह रहा था, एक कनेक्टेड सब ग्राफ एस ऑफ ग्राफ जी इज सेड टू बी स्पैनिंग इफ एंड ओनली 2 पॉइंट जब सेटिस्फाई करेगा। एस शुड कंटेन ऑल वर्टाइसेस ऑफ जी। जो अगला जो सब ग्राफ एस बनेगा ना वो स्पैनिंग तब होगा जब वो सारी की सारी वर्टेक्स, ये सब वर्टेक्स कंटेन करेगा V1 V2 V3 और V4। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या था, एस शुड कंटेन V-1 एजिस। और जो सब ग्राफ्स होगा वो क्या कंटेन करेगा, V-1 एजिस। तो पहले हमारी वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है, तो बी की वैल्यू हो गई 4 और -1 तो कितनी हो गई 3। तो कितनी एजिस कंटेन करनी चाहिए जो नया सब ग्राफ बनेगा, 3। तो यही कहना चाह रहा है, जैसे कि 3 एजिस कंटेन कर रहा, तो ये क्या हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री। ये जो सब ग्राफ एस बना ये क्या हो गया, स्पैनिंग। तो यही था इसके अंदर, यही कहना चाह रहा था जो मैंने आपको समझा दिया। और अब जो सेकंड है मिनिमम स्पैनिंग ट्री,
मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? वी देन विश टू फाइंड अ एसाइक्लिक सबसेट टी, जो हम फाइंड कर रहे हैं एसाइक्लिक सबसेट टी, जिसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे, ग्राफ जी का सबसेट टी फाइंड कर रहे हैं, जिसे जो भी हम नया ग्राफ फाइंड कर रहे हैं उसे सबसेट टी कहेंगे, और ये सबसेट टी मिनिमम स्पैनिंग ट्री तब कहलाएगा कनेक्ट करे ऑल द वर्टाइसिस, कनेक्ट करे ऑल द वर्टाइसिस को एंड हुज टोटल वेज इज मिनिमाइज, वेट क्या हो? मिनिमाइज हो। जैसे कि कोई हमारे पास ग्राफ था, ये हमारे पास कोई ग्राफ आ गया जिसकी वर्टेक्स क्या है? V1, V2, V3, V4, V4, और इसकी जो वर्टेक्स का, इस वाली एज का वेट ले लिया हमने 1, इसका ले लिया 2, इसका ले लिया 5, और इसका ले लिया हमने 4। और ये जो अब नया सब ग्राफ बनेगा ना, उसका भी वो ऑल जितनी भी वर्टेक्स हैं उनको कनेक्ट तो करना ही चाहिए। कोई ना कोई वर्टेक्स ना किसी एज से कनेक्टेड होनी चाहिए और उसका वेट मिनिमाइज होना चाहिए। जैसे कि नया ग्राफ बनेगा, और जैसे कि ये वाली एक एज ले ली हमने, और एक ये ले ली, और ये ले ली, ये मिनिमम ही बना रहा है क्योंकि ये सब में कम वेट होगा इसका। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये सारी वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है और इसका वेट क्या है? मिनिमम है। जितने भी सब ग्राफ बनेंगे या सबसेट बनेंगे उनमें सब में कम है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। अभी कॉपी पे भी समझ लेंगे तो ये क्या कहना चाह रहा है, जब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिंस टी इज एसाइक्लिक एंड कनेक्ट्स ऑल द वर्टाइसिस, टी इज एसाइक्लिक, टी साइकिल नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि ये भी कोई भी साइकिल नहीं बनाना चाहिए, बना नहीं रहा, और कनेक्ट ऑल द वर्टाइसिस, और कनेक्ट कर रहा ऑल द वर्टाइसिस को, इट मस्ट फॉर्म अ ट्री, इट मस्ट फॉर्म अ ट्री, और विच वी कॉल अ स्पैनिंग ट्री सिंस इट स्पैन्स द ग्राफ जी। और अगला पॉइंट क्या है? वी कॉल द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, और इसके अंदर जो हमारे पास 2 एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, 2 एल्गोरिथम होते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हमारा क्रिस्कल एल्गोरिथम, सेकंड है प्रिम्स एल्गोरिथम, जिसको हम अच्छी तरीके से कॉपी पर समझेंगे, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को भी अभी मैं आपको कॉपी पर अच्छी तरीके से समझूंगा। और अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कॉपी पर समझते हैं, क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। पहले पॉइंट में कह रहा था कि वी देन विश टू फाइंड एन एसाइक्लिक सबसेट टी दैट कनेक्ट ऑल द वर्टाइसेस एंड हुज टोटल वेट इज मिनिमाइज। ठीक है, हम समझते हैं जैसे कि कोई एक ग्राफ है कोई एक, जिसकी वर्टेक्स है V1, V2, V3, V4, और जैसे कि एक ये हो गई हमारे पास एजिज हो गई एक और इनकी वैल्यू ले लेते हम, जैसे कि 1, 1, 2, 3, 5, जैसे कि इनकी एजिस की वैल्यू हो गई। और जो नया सबसेट बनेगा इनका टी, इस ग्राफ का, जो ये ग्राफ जी था, इसका नया सबसेट जो टी बनेगा, टी, इसको हम टी कह देते हैं, जो जब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री तब कहलाएगा जब ये इसके अंदर ऑल तो वर्टाइसिस हो, और सारी की सारी जो वर्टाइसिस है ना वो किसी ना किसी एजिस से कनेक्टेड हो, सारी की सारी वर्टाइसिस किसी ना किसी एजिस से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और इसके अलावा भी इसके अंदर और ये क्या कहना चाह रहा है, इसके अलावा भी ये और ये कहना चाह रहा है कि जैसे नया सब ग्राफ टी बनेगा ना, उसका ना जो वेट हो वो मिनिमाइज हो, और वो साइकिल ना बनाए। तो साइकिलिक तो है ही नहीं है, साइकिल बना ही नहीं रहा, पहले वाले में भी देख सकते हैं आप, कोई साइकिल नहीं बना रहा। और जो सबसेट बने टी, वो ना मिनिमम वेट का हो, जैसे कि फर्स्ट ये जो यहाँ पर जो थी, यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ वाली ले ली, 1 ले ली, और अगर हम अगली वाली भी लेंगे, वो क्या कर रही है? 1 है ही, भले 1 वैल्यू लूप क्रिएट कर रही है, तो इसको हम नहीं ले सकते। और ये लूप भी ना क्रिएट करे, मैंने बताया ना साइक्लिक नहीं होना चाहिए, एसाइक्लिक होना चाहिए। तो और जैसे, और इस वाले जो हमने ये वाली जो ये बनाया है, जो नया सब ग्राफ टी आया, ये मिनिमम वेट का है। और एक और आ सकता है इसी की तरह, अगर हम ये वाली एज ना लेके ये वाली ले लेंगे, तो आप दोनों में से भी कोई सी भी ले सकते हैं, पर इनका वेट मिनिमाइज होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। यही कहना चाहे, सारी की सारी वर्टेक्स किसी ना किसी एज, सारी की सारी वर्टेक्स किसी ना किसी एजिस से कनेक्टेड होनी चाहिए, और इनका वेट मिनिमम होना चाहिए सब में, और ये लूप क्रिएट ना करे। तो ये यही कर रहा है, लूप क्रिएट नहीं कर रहा। भले इन सबका वेट कितना हुआ टोटल मिला के? 1, 2, 3, 5, 6 हो गया, और इसका भी 6 ही हो रहा था,
तो आप किसी भी दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस इसका वेट मिनिमाइज होना चाहिए और ये लूप क्रिएट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा था। और सेकंड पॉइंट भी यही है, सिंस टी इज साइक्लिक एंड कनेक्ट ऑल द वर्टाइसेस मस्ट फॉर्म अ ट्री व्हिच वी कॉल एज स्पैनिंग ट्री सिंस स्पैन द ग्राफ जी। तो यही लिखा है सेकंड पॉइंट में भी। वी कॉल द प्रॉब्लम डिटरमाइन द ट्री टी इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम। टू एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, क्रिस्कल एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम। तो यही है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर अपना, जो है हमारा क्रिस्कल एल्गोरिथम। इसको कॉपी पर भी समझेंगे हम। क्रिस्कल एल्गोरिथम क्या होता है? क्रिस्कल एल्गोरिथम के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम इसको अच्छी तरीके से कॉपी पर भी समझेंगे कि क्रिस्कल एल्गोरिथम क्या होता है। तो हम पहले समझते हैं क्रिस्कल एल्गोरिथम में क्या होता है। क्रिस्कल एल्गोरिथम में हमें जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें कोई भी ग्राफ दिया होगा, जैसे कुछ भी हमें ग्राफ दिया होगा, इसके अंदर वर्टेक्स हो गए V1 V2 V3 और V4, और एजिस कितनी हो गई हमारी, एक एजिस यहाँ से भी ले लेते हैं 1 और 1, और इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 3 और इसकी 2, और इन एजिस की इसकी 5 ले लेते हैं, इसकी 4 ले लेते हैं। ठीक है। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोई सी भी वर्टेक्स कोई सी भी एजिस कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे कि जो हमें नया सब ग्राफ बनाना है, अभी मैं पूरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर क्या करना है, सब में पहले तो सारी की सारी वर्टेक्स किसी ना किसी एजिस से कनेक्टेड होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बता दिया था, और इसका वेट मिनिमाइज होना चाहिए और ये कोई भी लूप क्रिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही है इसके अंदर। तो समय पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर समय मिनिमम ये वाली और ये वाली दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं हम, तो हमने ले ली ये वाली। ठीक है। और इसके बाद मिनिमम कौन से, ऊपर वाली 1 है, पर ये क्या कर रही है, अगर हम इसको लेंगे तो लूप क्रिएट कर देगी, तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर ये लूप नहीं क्रिएट करती तो हम इसे ले लेते। अब इससे ज्यादा वाली देखेंगे हम, यहाँ पर कौन सी है 2, तो 2 है। हम अब यहां से लेंगे 2 को ले लिया। और इससे ज्यादा वाली अब क्या है, इससे ज्यादा वाली क्या है 3, पर 3 को हम क्यों नहीं लेंगे, ये लूप क्रिएट कर रही है, साइक्लिक नहीं होना चाहिए। एसाइक्लिक होने के लिए हमें पता है क्या करना है, एसाइक्लिक में कोई भी लूप क्रिएट नहीं होता, नहीं कोई साइकिल बनती। ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं इनमें से कौन से 4 है, फिर इसके बाद तो ये ले लिया। और अब ये क्या हो गया, हमारा डिजास्टर से सॉल्व हो गया। और ये क्या कर रहा है, ऑल जो वर्टाइसेस है उन्हें कनेक्ट भी कर रहा है, और कोई साइकिल नहीं बना रहा और नहीं लूप बनना है, और इसका मिनिमम वेट है, और यही है इसके अंदर। तो यही था इसके अंदर। और क्या होना चाहिए, एक और पॉइंट आपको याद रखना है क्रिस्कल एल्गोरिथम में, इसके अंदर ना n-1 एजिस होनी चाहिए जो नया हमारा सब ग्राफ बनेगा। तो इसके अंदर वर्टाइसेस कितनी थी, 1 2 3 4 वर्टाइसेस थी, तो 4-1, इसका मतलब 3 एजिस होनी चाहिए इस ग्राफ के हिसाब से, 1 2 3, तो 3 एजिस थी। अभी हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यही था। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्कल एल्गोरिथम से ये वाला सॉल्व हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। अब हम इसके अंदर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको पहले यहाँ पर कॉपी पर उतार लेता हूँ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और के बाद हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ना देख सकते हैं जितनी भी ई को भी, तो क्या हो गया हमारा, के हो गया हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। रिमूव के एंड लिख देंगे यहाँ पर, के इज हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, के इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। वी नाउ बैक ट्रैक फ्रॉम के टू फाइंड द पाथ फ्रॉम ए। ठीक है, यही करना हमें इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक ट्रैक करना है, जिस तरीके से हम आए थे उसी तरीके से जाना है। सब में लास्ट में हमारा के था, फिर हम क्या करेंगे, के से हम कहाँ जाएंगे, के से ऊपर क्या था हमारा, जे था। जे से ऊपर हमारा क्या था जो हमने रिमूव करा था, जी से ऊपर हमारा क्या था, जी था। यहाँ पर देख सकते हैं समय पे, यहाँ पर हमारा जे था, फिर ई था, फिर जी था, ई फिर जी लिख देंगे इस तरीके से। और फिर उसके ऊपर हमारा क्या था, फिर यहाँ पर था, हमने यहाँ पर क्या रिमूव करा था, बी करा था, और रिमूव डी करा था। जी से ऊपर हमने रिमूव डी करा था। समय पहले हमने क्या करा था, के रिमूव करा था, फिर रिमूव जे करा था, और फिर रिमूव ई करा था, ई लिख दिया हमने, रिमूव फिर जी करा था, रिमूव डी करा था, फिर और फिर उससे ऊपर हमने क्या रिमूव करा था, रिमूव बी करा था, तो यहाँ पर बी आ गया। फिर हमने रिमूव क्या करा था, रिमूव सी करा था, सी से ऊपर हमने क्या करा था, रिमूव एफ करा था,
और एफ से ऊपर हमने क्या रिमूव करा था, सब में पहले हमने तो रिमूव ए करा था, तो ये हमारा पाथ हो गया इसके ऊपर जाने का, ए से एफ, एफ से सी, सी से बी। तो क्या था हमारा, ए से, तो ए से एफ गए हम, ए से एफ गए इस तरीके से, और फिर ए से एफ से सी गए हम इस तरीके से, सी गए, और सी के बाद क्या गए हम, बी गए, और बी के बाद डी गए, यहाँ पर ऐसा आ गया डी, और डी के बाद हम कहाँ गए, जी गए, डी के बाद जी आ गया इस तरीके से, डी के बाद ई गए हम, ई गए, जी गए, जी के बाद हम ई पर आए ऐसे, और फिर यहाँ पर फिर डी, समय पहले क्या था, डी गए हम, फिर जी गए, डी के बाद जी गए, जी के बाद ई आए, फिर जे गए हम। स्टेप 2 में आपको स्टेप 2 ऐसे डाल देना है, यहाँ पर स्टेप 2 डालने के बाद है ना, तो फिर आपको एक यहाँ पर ये बना लेना है, इस तरीके से, और इसके अंदर जोन सी भी मिनिमम एज वाली वो जो वर्टेक्स है उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। इनमें से कौन सी है मिनिमम एज वाली, ये वाली 1 to 2। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा फायदा भी होगा, तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा फायदा भी होगा। इसको हम 1 मिनट, इस वाले को हम यहाँ पर हमारी जो कॉपी में दे रखा है इसको हम अपने आगे रख लेते हैं यहाँ पर, और उसी के हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता रहूंगा अपने नोट्स में से। ठीक है गाइस, इसे हम अपने आगे रख लेते हैं यहाँ पर, आपको दिखता भी रहेगा कि किस तरीके से ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल था, इसके अंदर सब में पहले क्या थी हमारी 1 to 2 जो कि मिनिमम एज थी, वो ले लिया हमने यहाँ पर। इसके बाद हम कौन सी लेनी है, अब इससे ज्यादा वेट क्या है, 4 to 6 जिसका ज्यादा वेट है। ठीक है, अब उसको हम पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अगर स्टेप वाइज आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और एग्जामिनर को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहां से यहां तक हो गया। अब अगले पॉइंट में हमारी कौन सी एज थी, जो कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी 4 to 6, जो कि ठीक है 4 to 6 जिसका वेट क्या है 3, 4 to 6, एक और न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे इसके बाद में 4 to 6 जिसका वेट क्या है 3। ठीक है, ये हो गई हमारी अगली। ठीक है, और इसके बाद आप स्टेप थ्री में आपको फिर से इसको बना लेना, स्टेप 3 में स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में हम फिर से बनाते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर अब हम थोड़ा छोटा बनाएंगे फिर, क्योंकि ज्यादा पेज में आ नहीं पा रहा है। 4 3 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके अंदर हमने कौन कौन सी पहले कर ली थी, एक तो ये वाली कर ली थी, ये वाली जो एज थी इसका वेट कितना था 2 था, और ये वाली कर ली थी जिसका वेट 3 था। अब आगे कौन सी एज है हमारी है, वो है 2 से 5, 2 से 5। ठीक है, देख सकते हैं आप 2 से जो हमारी अगली वेट एज है वो क्या है 2 से 5 जिसका वेट क्या है 4 है, तो 2 से 5 वाली ले लेंगे अब जिसका वेट क्या है 4 है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब स्टेप 4 पे चलते हैं। अब स्टेप 4 में फिर से ये बनाते हैं 1 3 2 4 5 6। ठीक है, जो जो पहले से ही हमने बना ली थी उनको ऐसे उतार लेंगे, और इसके बाद अब कौन सी है, तो अब 3 थी हमारी, कौन सी, अब अभी पहले 5 वाली देखते हैं जिसका वेट 3 से 6 इसका वेट क्या है 5, तो अब इसको लिख लेंगे हम। ठीक है, अब इसको लिख लिया हमने यहाँ पर 3 से 5 वाली को, दिख रहा है ना इसके अंदर, इसके अंदर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो इसके अंदर फिर अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, अब स्टेप 5 में आगे वाली देखेंगे। अब हम स्टेप 5 में आगे वाली देखेंगे, पहले इसको ऐसे उतार लेते हैं। सारी की सारी वे एजिज ना इसके अंदर ना कनेक्टेड वे में होनी चाहिए, किसी ना किसी कोई एक पाथ बनना चाहिए सारी एजिज से, जिससे कि हम किसी भी वर्टेक्स से ना किसी और वर्टेक्स तक जा सके, ऐसा पाथ बनना चाहिए हमारे पास। किसी ना किसी वर्टेक्स हम कोई किसी ना किसी और वर्टेक्स तक जा सके, हमारे पास ऐसा पाथ होना चाहिए। अब जो पहले वाली थी इसके अंदर यही करते हैं हम, जो हम पहले ही सॉल्व कर लिया था हमने वो सब ऐसे उतार लेते हैं। और अब इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो फ्रेंड देखते हैं पहले 1 मिनट। ठीक है, दिख रहा है, अब दिख रहा है।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कौन सी थी, अब हमारे पास 6 वाली है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कितनी थी, एक तो हमारे से 3 से 4 तक जा रही है जो 6 थी, और एक 1 से 4 तक आ रही है वो जो 6 थी, और यहाँ पर हमारे पास एक और थी जो सी 3 से 2 जा रही है, 3 से 2 जा रही है वो भी 6 थी। तो अब हम इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं, हम अगर ये वाली लेंगे, अगर हम 1 से 4 वाली 6 लेते तो ये हम नहीं ले सकते क्योंकि ये लूप क्रिएट कर रही है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते वाली 6, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 से 4 वाली भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ये वाली अगर हम लेंगे तो ये भी लूप क्रिएट कर रही है। तो हमारे पास एक कौन सी 6 बची, 3 से 2 वाली। तो 3 से हमने 2 वाली 6 ले ली, ये थोड़ा ऊपर था पर हमने नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो ये वाला 6 ले लिया, ठीक है। पर हमें आगे और कोई सा सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है। बताऊं क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो वर्टेक्स है ना, एक पाथ के थ्रू सबसे कनेक्टेड हो गई हैं। जैसे कि हम 5 से कहीं पे भी जा सकते हैं, 4 से भी हम इस पाथ से कहीं से भी जा सकते हैं, और इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया। जब ना सारी वर्टेक्स ना एजिस से कनेक्ट हो जाए और कोई एक पाथ बन जाए कि इसको किसी वर्टेक्स हम और किसी और वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं, तो इसको स्टॉप कर देना। आपको अब ऐसा आगे और सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, देख सकते। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा। तो इसके अंदर आपको बस ये याद ध्यान रखना है कि ना हर वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स तक जाने का पाथ बन जाना चाहिए, और ना इसके अंदर ना उसका ना मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। और मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू जितनी भी एजेस कनेक्टेड है ना उनका वेट लिख के ना यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट निकल जाएगा, वो इसका मिनिमम कॉस्ट होगा। तो यही इस तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से मैंने बताया। और इसका एक और न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो इससे रिलेटेड हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइज ये वाला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको दिख भी रहा होगा ये वाला न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल 2 हम अब सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सब में पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, सब में पहले जितनी भी एजेस हैं उनके वेट्स उतार लेने हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, पहले B2G का क्या है 1 है, फिर इसके बाद और देखते हैं हम इसमें और कोई और सी वेट नहीं है। इसके बाद क्या है हमारा, फिर इसके बाद है फिर D2E का जो वेट है वो क्या है 3 है। और इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद क्या है हमारा C2G का 4 है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फिर हमारे पास 15 ही दिख रहा है, 15 नहीं 9 भी है। फिर इसके बाद हम 9 देखते हैं, G2D का हमारे पास क्या आ गया 9 वेट आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा 15 है, 15 हमारा क्या है C2D का 15 हो गया, और A2G का हो गया वो 38 हो गया। तो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें पहले तो हमें स्टेप 2 डाल के ये वर्टेक्स स्टार्ट कर देनी है। और फिर पहले ये सब वर्टेक्स हमें बना लेनी है, यहाँ पर B C, और यहाँ पर बीच में एक बना लेते हैं, फिर 2 इधर और 2 इधर, A G D F E। तो अब मैं आपको एक ही स्टेप में सॉल्व करके दिखा दूंगा परी से, इसको मैं आपको एक ही स्टेप में सॉल्व करके दिखा दूंगा। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना किस तरीके से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप बना के उसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं आपको इस वाले जो न्यूमेरिकल है ना उसको एक ही स्टेप में इसी में ही बना के समझा दूंगा। पर ना आपको ना उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने बताया था, पहले स्टेप 2 फिर स्टेप 3 स्टेप 4, इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको ना पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। और इसके अलावा ना इनमें आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं स्टेप 2 में, जैसे जो कि हमारा जैसे कि स्टेप 2 है तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं, वी विल चूज एज ई इक्वल टू 1 3 1 3, ठीक है, सिंस इट हैज मिनिमम वेट। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं सबके ऊपर, और लास्ट में जब यहाँ पर लिख देंगे ना हम यहाँ पर जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे इस वाले पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चूज, सब में लास्ट में हमने कौन सी एच चूज करी थी, ये वाली, इक्वल टू 3 2 या 2 3 लिख देते हैं, 2 3, एंड डिस्कार्ड आगे की जितनी भी एज जो रह गई डिस्कार्ड। जैसे कि आगे 7 बची थी, एक तो हमारी 7 वाली एज बची थी,
एक तो ये हमारी ये वाली बची थी, 7 वाली बची थी, और ये वाली 7 वाली बची थी, तो इनको भी हम डिस्कार्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और बस यही डिस्कार्ड हमने कौन कौन सी कर दी, एक तो 5 to 6 एंड और 1 to 2, ठीक है। और एक हमने 6 वाली भी और करी थी, 1 to 2 करी थी, 1 to 4 करी थी, और हमने कौन सी करी थी, एक और डिस्कार्ड एक और करी थी हमने, वो भी डिस्कार्ड, बिकॉज ये क्या कर रही थी, क्रिएट लूप, बिकॉज इट्स क्रिएट्स लूप। इस तरीके से लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ये पूरा पाथ बन जाएगा, हमें हर वर्टेक्स से हम किसी ना किसी और वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं, तो इसे स्टॉप कर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया, एक ही स्टेप में सॉल्व करके दिखाऊंगा, पर आपको सब स्टेप लिखते जाने हैं, क्योंकि नंबर फिर आपको बढ़िया मिलेंगे। तो समय पहले मिनिमम क्या थी, 1 थी, तो हमने इसे ले ली। फिर इसके बाद कौन सी थी, 3 वाली थी। 3 वाली कौन सी थी, डी से ई तक। इसे आपको अगले स्टेप में बनाना है, पर मैं इसी में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारी कौन सी थी, इसके बाद थी हमारी 4 वाली, जो थी हमारी एज, जो कि जी, ये रही 4 वाली, ठीक है। और इसके बाद हमारी कौन सी थी, 9, जो जी टू डी तक जा रही थी। इसके बाद हमने 9 बना दी। ये सब आपको अलग अलग स्टेप में बना के लिखनी है, ठीक है। और फिर सी टू डी तक जा रही है, सी टू डी तक। तो आप सी टू डी वाली जो एज देख सकते हैं, ये वाली जो एज है देख सकते हैं आप, सी टू डी, जो यहाँ पर अगर हमने सी टू डी वाली लाइन जो एज है ये हमने ली, ठीक है। सी टू डी वाली 15 है, पर अगर हम इसे लेंगे, तो यहां से अगर हम इसे लेंगे भी ना, ये क्या कर रही है, यहाँ पर लूप क्रिएट कर रही है, तो इसे क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। और इससे फिर हम ज्यादा वाली देखेंगे। इससे ज्यादा वाली कौन सी है, हमारी F2E, जिसका वेट क्या है, 17। F2E, इसको ले लेंगे हम 17, ठीक है। और इसके बाद क्या है, G2E को भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है, G2E वाली जो है ना, ये वाली, ये क्या कर रही है, यहाँ पर लूप क्रिएट कर रही है। जो इसके में भी देख सकता हम, यहाँ पर ये वाली जो एज थी हमारी G2E, ये क्या कर रही है, लूप क्रिएट कर रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं B2C में हमारी कौन सी है, 20 वाली, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये भी लूप क्रिएट कर रही है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, बस यहीं पे इसको भी एंड कर देंगे, ठीक है। इसको भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं ए टू बी वाली कौन सी है, 13, A to B वाली 23। तो A to B वाली क्या है, 23, ठीक है। इसको ले लेंगे हम, क्योंकि ये लूप क्रिएट नहीं कर रही। और अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ना सारी की सारी जो वर्टेक्स है ना, किसी न किसी एजिस से कनेक्ट हो गई हैं, और प्लस ये एक पाथ भी दे रही है कि हम किसी भी वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसके अंदर यही करना है, जब इस तरीके से आ जाए तो फिर हमें स्टॉप कर जाना है। और हमें एक और फॉर्मूले से भी इसका ध्यान रख सकती है, सही है नहीं, N-1 एजिस होनी चाहिए इस वाले ग्राफ में। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी वर्टेक्स थी, वर्टेक्स की एन की वैल्यू वर्टेक्स के हिसाब से ही होती है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टेक्स थी, तो 7 - 1, इसका मतलब 6 एजिस होनी चाहिए। तो अब हम गिनते हैं इसके अंदर 6 एजिस हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 6 एजिस है, तो इसका मतलब एजिस की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 6 हो गई, ठीक है। तो ये सही है। और इसके अंदर टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें वही करना है, यहाँ पर समय पहले 1 3 4 17 और प्लस 23, ठीक है। क्या क्या, और और कौन कौन सी, हमने 1 ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 9 भी है, 9 भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसका टोटल कॉस्ट जितना भी आएगा वो इसका टोटल कॉस्ट होगा, इसका मिनिमम कॉस्ट होगा। इसका 57 कॉस्ट आएगा, ठीक है। इसका मिनिमम कॉस्ट यही होगा, मिनिमम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट इसका यही होगा। इस तरीके से मिनिमम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। जितनी एजिस की वैल्यू वो सब, जितने भी एजिस के वेट है उन सबको प्लस करके आप इसका टोटल वेट निकाल सकते हैं, या तो मिनिमम वेट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम समझते हैं क्रिस्कल एल्गोरिथम को। कॉपी पे हमने पहले ही समझा दिया था, अब इसको दोबारा से हम इसके पॉइंट को समझते हैं क्या कहना चाहे। इन दिस एल्गोरिथम वी चूज एन एज ऑफ जी विच हैज स्मॉलेस्ट वेट अमंग द एज ऑफ जी विच आर नॉट लूप्स। तो हमें क्या करना है, इन दिस एल्गोरिथम वी चूज एन एज ऑफ जी, कोई सी भी एज चूज करनी है जी से, विच हैज स्मॉलेस्ट वेट, जिसका स्मॉलेस्ट वेट हो जितनी भी एजेस हैं उनमें से, अमंग द एज ऑफ जी, जितनी भी एजेस हैं उनमें से, और विच आर नॉट लूप्स, और जो लूप क्रिएट ना करें, विच आर नॉट लूप्स, जो लूप क्रिएट ना करें। तो यही लिखा है इसके अंदर भी। और दिस एल्गोरिथम गिव्स एन एसाइक्लिक सबसेट टी, जो जो ये एल्गोरिथम है ना, ये एसाइक्लिक सबसेट टी देगा हमें ग्राफ जी का, ग्राफ
ग्राफ जी का, जो कि क्या करेगा, लूप क्रिएट नहीं करेगा और ये एसाइक्लिक होगा, कोई भी साइकिल नहीं बनाएगा। साइकिल और एसाइक्लिक के बारे में मैंने पहले भी समझा दिया था। एंड थ्योरम गिव्स बिलो प्रूव्स दैट टी इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। तो अब इसका एल्गोरिथम समझते हैं हम। एल्गोरिथम क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। चूज इवन एज ऑफ जी विच दैट वेट ऑफ इवन W even is as small as possible and even not a loop। तो ये क्या कह रहा है, हमें कोई सी भी एज इवन चूज करनी है जिसका मिनिमम वेट हो, एंड एज ऑफ जी, जो कि ग्राफ जी से चूज करनी है, सच दैट वेट ऑफ इवन इज स्मॉल एज पॉसिबल, जो कि स्मॉल एज पॉसिबल हो, सब में कम हो, जितनी भी एजेस हैं उनमें। यही लिखा है, ये जो है हमारा इवन का वेट लिखा है इस तरीके से। तो आप इंग्लिश में भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसके अंदर एल्गोरिथम में मैंने एल्गोरिथम के हिसाब से ही लिख दिया, इस तरीके से वेट लिखा जाएगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल, और वो सब में कम हो जितनी भी एज है, और ये क्या ना करे, लूप क्रिएट ना करे। यही लिखा है इसके अंदर भी, नॉट अ लूप, ये लूप क्रिएट ना करे। तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, चूज इवन एंड एज ऑफ जी सच दैट वेट ऑफ इवन W जो वेट होगा इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंड इवन नॉट अ लूप, और ये लूप क्रिएट ना करे। यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर इफ एज E1 E2 EI तक हमने जितनी भी एजेस है ना चूज कर ली, जितनी भी एजेस है हैव बीन सिलेक्ट, यही लिखा है, चूज कर ली, और अब हमें चूज करनी है आगे की एज चूज करनी है EI+1, जिसे हमने EI+1 ले लिया, नॉट ऑलरेडी चूजन, जो कि चूज नहीं है, ऑलरेडी चूज नहीं कर रहा है हमने, तो सच दैट जब ही चूज करेंगे जब ये 2 पॉइंट फॉलो करेगा। हमने अगर ये वाली सब एज चूज कर ली और हमें आगे कोई और सी एज चूज करनी है जो अभी तक चूज नहीं हुई, और तो तभी हम चूज कर सकते हैं जब ये 2 पॉइंट फॉलो करेगा। तो क्या है, द इंड्यूस सबग्राफ जी इज अ साइक्लिक। तो द इंड्यूस सबग्राफ जी जो कि असाइक्लिक हो, कोई भी लूप क्रिएट ना करे, जो हमारी नई एज चूज कर रहे हैं ना वो लूप क्रिएट ना करे, तो लूप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और जो अब तक हमने एज चूज कर ली है ना, वो क्या करें, वो साइकिल नहीं बना रही हो, तभी हम अगली वाली एज चूज करेंगे। यही लिखा है इसके अंदर। और सेकंड पॉइंट क्या है, वेट EI+1 इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जो हम नेक्स्ट एज चूज करने वाले हैं ना उसका वेट ना स्मॉल हो सब आगे की जितनी भी एजेस है उनमें से, तो यही जब भी हम वो वाली एज चूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी यही लिखा है, द इंड्यूस्ड स्टेप 3 में क्या कह रहा है, इफ जी हैज एन वर्टाइसिस, अगर जी के अंदर एन वर्टाइसिस है, जैसे कि कोई ग्राफ है हमारे पास ये, जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है ये, यहां पर देख सकते हैं हम V1 V2 V3 V4, ये जैसे कि हमारे पास कोई ग्राफ है और इसके अंदर G हैज एन वर्टाइस, स्टॉप आफ्टर n-1 एजेस हैव बीन चूज, जैसे कि 4 वर्टाइसिस हैं और बी n की वैल्यू क्या हो गई 4, और हमें कितनी चूज करनी है एजेस n-1, तो इसका मतलब 4-1, 4-1 इसका मतलब 3 एजेस चूज करनी है हमें। जैसे ही 3 एजेस चूज कर लेंगे ना हम अगले नेक्स्ट ग्राफ में, तो ये वाला एल्गोरिथम हमें स्टॉप कर देना है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें स्टेप 2 पर चले जाना है। यही लिखा है इसमें, जैसे कि हमने 3 एजेस चूज कर ली तो ये वाला एल्गोरिथम हमें स्टॉप कर देना, अदरवाइज रिपीट स्टेप 2। तो यही लिखा है इसके अंदर भी, इफ जी हैज एन वर्टाइसिस, जी हैज एन वर्टाइसिस स्टॉप आफ्टर n-1 एजेस, अगर हमने n-1 एजेस चूज कर लिए हैं तो इसे स्टॉप कर देना, अदरवाइज रिपीट स्टेप 2 करना। इफ जी, अब चलते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम पर। प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में पहले मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम आकर इस स्लाइड पर समझेंगे इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो प्रिम्स एल्गोरिथम में समय पहले इसके अंदर क्या करते हैं, जैसा ये भी सेम क्रिटिकल एल्गोरिथम की तरह ही है, पर इसके अंदर जैसे कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसे हमने ग्राफ ले लिया यहाँ पर, ये V1 V2 V3 V4 और V5, और इसके अंदर जो एजेस है हमारी, जैसे कि एक हो गई ये, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है और इसकी 8 है। ठीक है, इसके अंदर कैसे शुरू करना है, या तो आपको ये कहेगा कि आपको इस वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, अगर ऐसा नहीं है जो सब में मिनिमम एज वाली वर्टेक्स है ना, तो वरना आपको वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें सब में मिनिमम वाली को, अब हम इससे अगर हम प्रिम्स एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे, क्या करना है, सारे फॉर्मूले वही होंगे, ये भी एसाइक्लिक होना चाहिए, और सारी की सारी जो वर्टेक्स है ना उनके बीच में एक पाथ बनना चाहिए जिससे हम किसी भी वर्टेक्स पर पहुंच सके, और सारी की सारी वर्टेक्स किसी ना किसी एज से कनेक्टेड होनी चाहिए और एसाइक्लिक होनी चाहिए, और इसका जो वेट हो वो मिनिमाइज होना चाहिए। सेम सारा क्रिटिकल एल्गोरिथम की तरह ही है,
चाहिए। बस इसके अंदर आप सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे सोल्व होगा ये। तो इसके अंदर सोल्व करने के लिए फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको किस तरीके से सोल्व होगा। 2 न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा इसके भी सोल्व, किस तरीके से ये भी सोल्व होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे ही बना लेना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर सब में पहले V1 V2 V3 V4 V5 सब में मिनिमम वेट वाली कौन सी है, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई सी भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 वाली हमने वाली चूज कर, अब हम बाद में फिर अब इससे आगे असेंडिंग ऑर्डर में ही चूज करनी है। पर इसके अंदर क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर ना जो हमारी पहले जो वर्टेक्स आ गई है ना, उनसे ही आगे वाली एज चूज करनी है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब हमारे पास कौन सी V1 और V3 है, और इनसे जोन जोन सी एजेस जा रही हैं, उनमें से सब में मिनिमम वाली चूज करनी है आगे। जैसे V1 और V3 से ना जो आगे जितनी भी एजेस कनेक्टेड है ना, उनमें मिनिमम चूज करनी है। V1 और V3 से जितनी भी एजेस है ना, वो उनमें से कोई सी एक एज चूज करनी है जो मिनिमम हो। तो ये जैसे कि V1 से एक ये वाली एज है, एक ये वाली एज है, और V3 से एक ये वाली एज है, एक ये वाली एज है। तो इन चारों में से इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से ही चूज करनी है हमें। तो इनमें से कौन सी मिनिमम है, अब ये वाली मिनिमम 1 ही है मिनिमम, पर 1 हम चूज नहीं कर सकते, ये वाली मिनिमम है, पर ये हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या कर रही है, लूप क्रिएट कर रही है। तो इसको क्या कर देंगे हम, डिस्कार्ड। इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद कौन सी मिनिमम है। इसके बाद ये वाली मिनिमम है, जो कि क्या है, इसका वेट 2, इसका वेट हम लिखना भूल गए, इसका ले लेता हम 9, इसका वेट क्या है 2। तो ये वाली हम चूज करेंगे अब, क्योंकि इसका वेट मिनिमम है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक और वर्टेक्स आ गई है यहाँ पर, इसको इसका वे अब हमारे पास एक और वर्टेक्स आ गई है। तो अब इनमें से इन सबसे जोन सी भी एजेस कनेक्टेड है, उनमें से सबसे मिनिमम एज को हमें आगे चूज करना है। जैसे कि V1 से क्या है, 1 है, 1 वाली हम ये तो लेने के ही नहीं, पहले ही हमने इसको रॉन्ग कर देंगे क्योंकि ये तो डिस्कार्ड है। अब V3 से कौन सी बची है, 5 और 9, और V2 से कौन सी बची है, 4, जो नई एज आई है, और पुरानी एज को हमें कोई काम की नहीं है। V2 से हमारी कौन सी है, 4। अब जो बची हुई है जो हमें आगे चूज कर सकते हैं, इन तीनों में सब कौन सी मिनिमम है वो लेनी है हमें, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ना, जितनी वर्टेक्स हमारे पास आती रहेंगी ना, उनसे रिलेटेड जितनी भी उनसे आगे एजेस कनेक्टेड है, उनको ही हम चूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास V2 आ गई है, और V2 से हमारे पास 4 कनेक्टेड, और V3 से हमारे पास 5 और 9 कनेक्टेड, और V1 वाली हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि भले ही 1 है, पर अब इन सब में से मिनिमम देखेंगे, 5 9 और 4 में से, तो 4 वाली मिनिमम है, तो 4 वाली चूज कर लेंगे। अब हमारे पास V5 भी आ गया है, यहाँ पर V5 भी आ गया है। और अब हम फिर से एजिट देखते हैं यहाँ पर, तो V1 वाली हम चूज नहीं कर सकते, भले इससे 1 वाली लो है, ये भी हम चूज नहीं कर सकते। V2 से सारी सारी जितनी भी एजिस थी वो हम चूज कर चुके। V3 से अब देखते हैं हमारे पास, V3 से हमारे पास जो बची हुई है 5 और 9 बची हुई है, और V5 से अब हमारे पास एक नई एज आ गई जो कि 8 है। अब इन तीनों में से मिनिमम देखेंगे कौन सी है, 5 वाली में से, 9 वाली में से, और 8 वाली में से कौन सी मिनिमम, 5 वाली मिनिमम है, तो 5 वाली कनेक्ट कर देंगे, और ये यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा क्योंकि हमारे पास पूरा पाथ मिल चुका है जहां से हम किसी वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स तक जा सकते हैं। तो यही करना था, इसके अंदर भी इसी तरीके से एल्गोरिथम सोल्व होगा, और इसको अब आगे हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी सॉल्व करवा के दिखाना। सारे पॉइंट वही है क्रिस्कल एल्गोरिथम वाले, पर सॉल्व करने का इसको तरीका अलग है। ऐसा ही क्लिक होना चाहिए, सारे किसी भी वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स पर जा सके, N-1 एजेस होनी चाहिए, और लूप क्रिएट नहीं करना चाहिए। वही कर रहा है ये भी, और ठीक है। अब करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम क्या न्यूमेरिकल सॉल्व हम। तो अब हम आगे ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, पर इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है ए दे रखा है, वही कहा था मैंने, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कोई सा दे रखा है तो उसी पॉइंट से शुरू करना है, अगर नहीं दे रखा है तो सबसे जो मिनिमम एज है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करना है हमें। तो समय पहले हम यहाँ पर इसे उतार लेते हैं, ए सारी की सारी वर्टेक्स उतार लेनी है आपको, D-E-F, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम समय पहले ए से स्टार्ट करना है, ए अब इनमें से देखेंगे हम कौन सी मिनिमम है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं इसी के हिसाब से हम सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। समय पहले क्या है, मिनिमम इन दोनों में से कौन सी है, मिनिमम इन दोनों में से कौन सी है, 11, तो 11 चूज कर लेंगे अब हम, ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ से स्टार्टिंग करना है, और ए के पास कौन सी एजेस है, ए के पास 2 ही एजेस है, 11 और 15, तो इन दोनों में से ही चूज करना था। अब हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया है बी, तो अब हम बी में से भी चूज कर सकते हैं, और ए वाली एज में से भी कोई सी भी एज चूज करते हैं, और बी से जितनी भी एजेस आगे जा रही है उनमें से भी कोई सी भी एज चूज कर सकते हैं। बी से कितनी जा रही है, 6,
ये क्या है, इसकी वैल्यू 6 और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीनों जा रही हैं। इन तीनों में से अब हम कोई एक एज चूज कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक एज चूज कर सकते हैं। तो एक एज चूज कर सकते हैं हम अब इन तीनों में से। तो इन तीनों में से जोन सी भी मिनिमम है वो चूज करनी है अब हमें। तो क्योंकि अब हमारे पास एक बी पॉइंट भी आ गया था ना, इस वजह से। तो अब इनमें से कौन सी मिनिमम है, इनमें से 5 मिनिमम है, तो हमने क्या चूज कर लेंगे, 5। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, 5। यहाँ पर ऐसे ही एक नेक्स्ट वो बनाना है और इसके अंदर से 5 चूज कर लेनी है आपको। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो अब हमने क्या कर ली, यहाँ पर 11 और यहाँ पर अब क्या आ जाएगी हमारे पास, एक 5, ठीक है। 5 आ गई हमारे पास ये वाली एज, इस तरीके से आपके 5 आ गई। अब हमारे पास एक एज, और अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक ये वाली वर्टेक्स भी आ गई ई। अब इससे रिलेटेड जो जितनी आगे एजेस जा रहे हैं उनको भी हम चूज कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी एजेस बची हुई है, एक तो ये वाली बची हुई है और एक ये वाली बची हुई है और एक अब हमारे पास ये वाली एज आ गई और ये वाली एज आ गई, ठीक है। और ये वाली एज आ गई। तो अब इन सब में से जोन सी भी मिनिमम है वो चूज करेंगे। एक तो 6 चूज कर सकते हैं हम, 15 चूज कर सकते हैं और 7 चूज कर सकते हैं, 8 चूज कर सकते हैं और 3 चूज कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सी मिनिमम है, इनमें से कौन सी मिनिमम है, 3 वाली। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 3, पर ये मैं आपको यहीं पे ले रहा हूँ, पर आपको इसको अगले पॉइंट में कनेक्ट करना है स्टेप 3, जैसे कि इसके अंदर भी दिखा रखा है कि अगले पॉइंट में आपको इस तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। और भले ही मैंने इसमें बना दी, पर आपको अगले में बनानी है, ठीक है। और अब इसके बाद हम आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पर। अब हमारे पास डी भी आ गई और अब हमारे पास कौन कौन सी एज बची है, अब हमारे पास बची है एक तो 6 वाली, ये बची है 6 वाली, एक बची है 15 वाली और एक बची है हमारे पास ये 7 वाली, और अब हमारे पास बची है एक 8 वाली, और अब हमारे पास डी वाली भी आ गई, इनने यहाँ पर 10 वाली बची। अब इनमें से मिनिमम देखनी है, 6, 15, 7, 8, 10। अब इनमें से मिनिमम देखते हैं हम कौन कौन सी है। अब हमारे पास 6, तो हम 6 अगर हम लेंगे यहाँ पर तो ये क्या कर देगी, यहाँ पर लूप क्रिएट कर देगी। तो 6 तो हम ले ही नहीं सकते, इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर दो यहाँ पर, ठीक है। और अब हमारे पास कौन कौन सी बची, अब हमारे पास बची है ये वाली एज, अब हमारे पास बची है 10, 8, 7 और 15। अब हम देखते हैं इनमें किसके बाद आती है 7। अब हम 7 चूज कर सकते हैं क्योंकि इन सब में मिनिमम कौन सी है, 7 ही है। तो हमने यहाँ पर क्या कर ली, 7 चूज कर ली। सब आपको अगले स्टेप में करते चले जाना है, भले ही मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने 7 कर ली यहाँ पर चूज। अब इसके बाद देखते हैं अब हमारे पास कौन कौन सी एज बची हुई है। अब हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया सी बी, ठीक है। सी भी आ गया हमारे पास एक नया पॉइंट। अब हमारे पास कौन कौन सी एजेस आ गई, अब हमारे पास बची है 15, 6 तो होने की नहीं है तो लूप क्रिएट कर दी, एक बची हमारे पास 15 और एक यहाँ पर बची अब हमारे पास न्यू एज आ गया 2, और एक हमारे पास अब बची है यहाँ पर 8, ये वाली 8, यहाँ पर एक ये बची है हमारे पास, एक ये बची है और एक 10 बची है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इनमें सब में मिनिमम कौन सी है, 2 है। तो हम अब यहाँ पर 2 करेंगे और यहीं पर हम स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि अब हम किसी भी वर्टेक्स से किसी और वर्टेक्स तक जा सकते हैं और हमें एक पाथ भी मिल गया है। किसी वर्टेक्स से हम किसी और वर्टेक्स तक जा सकते हैं और आगे की जितनी भी एजेस है ना वो सब डिस्कार्ड कर देंगे और यहीं पे एल्गोरिथम सोल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है आपको इस तरीके से, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा भी होगा, इस तरीके से आपको सोल्व करना है यहाँ पर। इस तरीके से आपको यहाँ पर सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, और इसका मिनिमम कॉस्ट उसी तरीके से निकालना है जैसे पहले भी निकाला था हमने। मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए इक्वल टू, तो इसके अंदर जितनी भी 5, 7 प्लस 11 इनका वेट लिख के, इनका वेट आएगा हमारे पास ये यहाँ पर 28, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा मिनिमम। और इसके बाद एक और न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसका। तो अगला न्यूमेरिकल हमारे ये वाला है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, पर मैं आपको इसको एक ही स्टेप में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको अलग अलग स्टेप में करते चले जाना है, ठीक है। पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर ए बी सी ई एफ जी जे डी एच और आई, ठीक है, आई, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मैं एक ही स्टेप में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ही स्टेप में इस आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और हम अपने आगे ये रख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। तो इसके अंदर जो ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर
ये वाली और ये वाली एजेस हैं, तो आप इन दोनों में से मिनिमम जो ये दोनों एजेस हैं, तो इनमें से किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको शुरू करना है, जब आपको कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हो तो हम ये वाली ले लेते हैं यहाँ पर 1 to D। तो इसके बाद 1 ले ली, और इसके बाद जो अगला है हमारे पास वो मिनिमम एज कौन सी है, इन सब में देख सकते हैं। अब हमें देखनी है जो हमारे पास अब ये 2 पॉइंट आए हैं, इन सब से रिलेटेड एजेस ही देखनी है। अब हमारे पास कितनी एजेस आ गई यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमारे पास 1 और D है इस टाइम, तो 1 और D से आगे की मिनिमम एज देखनी है। तो एक तो हमारे पास ये 4, एक है हमारे पास ये वाली 4, और ये एक है हमारे पास 5, और एक है हमारे पास 6। हमारे पास 4 एजेस हैं, इनमें से मिनिमम कौन सी भी देखनी है। अब हमारे पास 2 4 है, तो दोनों 4 में से कोई सी भी एज ले सकते हैं। मैं ऊपर वाली ले लेता हूँ, ये वाली 4, ठीक है। ये वाली 4 ले ली मैंने, और फिर इसके बाद अब हमारे पास आ गया बी पॉइंट भी। अब इनमें से देखते हैं, अब हमारे पास एक और एज आ गई ये वाली। अब हमारे पास बी से आगे जितनी भी एज आ रही है उनको भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 एजेस हैं, और एक ये वाली एजेस है, और एक ये वाली एजेस है, और एक ये वाली एजेस है। अब इन सब एजेस में से जोन सी भी मिनिमम है वो लेंगे। तो अगर हम ये वाली 4 चूज करते हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, ये लूप क्रिएट कर रही है। क्या कर रही है, लूप क्रिएट कर रही है। तो ये वाली 4 तो लेने के नहीं, इसके ऊपर रोंग लगा देते हैं हम, ठीक है। फिर अब आगे जाके देखते हैं, हम ये वाली 4 ले सकते हैं हम, क्योंकि ये लूप क्रिएट नहीं कर रही, और इन सब में मिनिमम भी है 5 6 और 10 और 4 में इन सब में मिनिमम भी है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 के बाद अब हमारे पास एक सी पॉइंट भी आ गया। अब हम आगे की एजेस देखते हैं जोन जोन सी मिनिमम है, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी सी है, बी है, हमारे पास ए है, डी है। तो इनसे जितनी भी आगे एजेस कनेक्टेड है वो सब हम ले सकते हैं। तो ले सकते हो जिन उन सब में जोन सी भी मिनिमम वो एज लेंगे हम। तो अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक तो ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, ठीक है। और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट बचा हुआ है, और ये वाला है, और ये वाला है। अब इन सब में मिनिमम कौन सी, इन सब में मिनिमम कौन सा, 1 है। तो 1 ही लेंगे हम यहाँ पर। अब हम 1 लिख देते हैं। इन सब जितनी भी एजेस बची हुई थी हमारे पास, उनमें से 1 ही सब में मिनिमम था, ठीक है, 1 ही था। और अब इसके बाद हमारे पास एक एफ भी आ गया। अब इसके अंदर देखते हैं अब हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4। तो अब ये हमारे पास अब ये वाली एजेस भी है, ये वाली एजेस भी है, और हमारे पास ये वाली एजेस भी है, और हमारे पास ये वाली एजेस भी है, ये वाली एजेस भी है, और ये वाली एजेस भी। अब इन सब में मिनिमम देखो, मिनिमम कौन सी है, इन सब में 2 है। तो अब हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ई से आगे वाली एजेस भी आ गई हैं। अब ई से आगे वाली एजेस भी हम ले सकते हैं। ई से आगे वाली एजेस क्या है, 2 है, 1 2 3 4 5। अब हम ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, और आगे हम ये वाली भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, और ये वाली भी ले सकते हैं। इन सब में मिनिमम कौन से, 2 है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 ही लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जी भी आ गया है। जी से आगे कौन कौन सी जा रही है, 4 जा रही है, 3 तो हमारे पास पहले से ही थी, 4 जा रही है और 3 जा रही है, ठीक है। अब इन सब में देखते हैं हम। अब हमारे पास ये वाली एजेस भी आ गई, ठीक है, ये वाली एजेस भी है, ये वाली एजेस भी है हमारे पास, और हमारे पास ये वाली एजेस भी है, और ये वाली एजेस भी है, ये वाली एजेस भी है हमारे पास, ये वाली एजेस भी है, ये वाली भी है, और ये वाली भी है। अब इन सब में मिनिमम कौन सी है, मिनिमम इन सब में क्या है, 3 है। पर 3 हम क्यों नहीं ले सकते, क्या कर रही है, लूप क्रिएट कर दी है। यहाँ पर लूप क्रिएट कर देगी तो इस वाली एज को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर रोंग लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम 5 5। अब इसके बाद एक और 3 है, यहाँ पर एक और 3 है। तो अब इन सब में मिनिमम कौन सी, ये वाली 3 है। तो हम क्या ले लेंगे, ये वाली 3 ले लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे। आगे अब हमारे पास आई पॉइंट भी आ गया, 1 2 3 4 5। अब ये वाली एज है हमारे पास, ये वाली एज है, और ये वाली एज है, ये वाली एज है, और हमारे पास ये वाली एज है, ये वाली भी एज है हमारे पास एक, और एक ये वाली एज है, ये वाली एज है, और ये वाली एज है। अब इन सब एजों में से देखनी है हमें कौन सी मिनिमम है। तो इन सब एज में से ये वाली मिनिमम है, 3 वाली, ये जो यहाँ से जा रही है यही मिनिमम एज है, ठीक है। तो अब इसे हम ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसके बाद हमारे पास जे पॉइंट भी आ गया। अब इन सब में मिनिमम देखेंगे हम, इन सब में मिनिमम कौन सी है। तो अब इन सब में मिनिमम देखता हम कौन कौन सी। अब हमारे पास कौन कौन सी एज बची हुई है, एक तो ये वाली बची हुई है, एक ये वाली बची हुई है, ये वाली बची हुई है, ये तो नहीं, ये तो हो गई हमारी, ये वाली एज तो हो गई हमारी, ये बची हुई है अब हमारे पास एज। और एक हमारे पास बची हुई है ये वाली एज, ये वाली एज बची हुई है हमारे पास, एक ये बची हुई है, एक ये बची हुई है,
और ये वाली एज बची हुई है, ये वाली एज बची हुई है और ये वाली एज बची हुई है। और अब हमारे पास एक और नई एज आ गई थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली एज आ गई थी एक हमारे पास नहीं। तो अब इन सब में से मिनिमम कौन सी है? यही वाली एज है, तो इसका वेट क्या है? 2 है। तो अब हम इसे क्या ले लेंगे? इसको ही ले लेंगे, क्योंकि इन सब में जो अब जितनी भी एजेस बची हैं उनमें सब में मिनिमम कौन सी है? यही वाली एज है, तो यही वाली ले लेंगे। और इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना, पर इसी तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, और ये देख भी सकते हैं आप इसी तरीके से, ये या आप देख सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से ही सॉल्व कर रखा है इन्होंने भी। तो ये मैंने भी पहले भी इसी तरीके से सॉल्व कर रखा था, जो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रखा था। और ये रहा इस तरीके से, ये आपको पूरे नोट्स में इसी तरीके से मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप। और मिनिमम कॉस्ट देकर, मिनिमम कॉस्ट भी वही है, सारी एजेस जितनी भी हैं उनको प्लस करके जो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगा वो मिनिमम कॉस्ट होगी। इसी तरीके से सॉल्व होगा और इसी तरीके से आपको इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो गाइज हमने कॉपी पर समझ लिया प्रिम्स एल्गोरिथम को। आप देखते हैं इसके अंदर क्या कहना चाहे। फर्स्ट इज चूज अ वर्टेक्स एंड दोज and then choose an edge which has smallest weight incident on the vertex। तो हमें क्या करना है? पहले कोई सी भी वर्टेक्स चूज करनी है और ऐसी वर्टेक्स चूज करनी है ऐसी वर्टेक्स चूज करनी है जिससे जो एज जा रही है ना उसका वेट मिनिमम हो। और मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी समझाया था जिसके अंदर ना पहले से ही सोर्स वर्टेक्स दी रखी हो कि आपको इसी वर्टेक्स से चूज करना है, तो उस वाले न्यूमेरिकल में ना आपको उसी वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, आपको ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना। अगर ऐसा नहीं है तो जो सी भी मिनिमम एज हो, अगर सेम एजिस दे रखी हो मिनिमम, जिनका वेट सेम हो, आगे की जितनी भी एजिस हैं, तो आप कोई सी भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं। तो आप कोई सी भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं जिसका भी मिनिमम वेट हो। जैसे कि दो वर्टेक्स हैं जिनसे भी एज जा रहे हैं, उनका मिनिमम वेट सेम है, तो आप कोई सी भी वर्टेक्स चूज कर सकते हैं। तो अब एल्गोरिथम को समझते हैं हम इसके। एल्गोरिथम में क्या कहना चाह रहा है इसके। स्टेप 1 क्या है? चूज एनी वर्टेक्स V1। चूज एनी वर्टेक्स V1 ऑफ G। तो हमें चूज क्या करनी है? एनी वर्टेक्स V1 ऑफ G। कोई सा भी ग्राफ है जिसकी हमें वर्टेक्स चूज करनी है, कोई भी ग्राफ है हमें उसकी कोई भी वर्टेक्स चूज कर लेनी है जिसका मिनिमम वेट हो। ये जब सोर्स वर्टेक्स दी रखी हो तो आपको उसी वर्टेक्स से स्टार्ट करना है, जैसे कि V1, V2, V3, V4। तो ये वाली हमने, जैसे कि हमने V1 से स्टार्ट कर दिया, और फिर सेकंड स्टेप क्या है? चूज एन एज E1 जो कि V1 और V2 से कनेक्टेड हो। जैसे कि कोई भी एज है, जैसे कि यहाँ पर भी एज दिख रही है E1, ये भी दो वर्टेक्स से कनेक्टेड ही है। V1 और V3 से कोई सी भी जोन से भी मिनिमम एच की वर्टेक्स है वो चूज कर लेनी है ग्राफ G से, सच दैट। और V2 और V1 सेम नहीं होने चाहिए, V2 और V1 की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, यही है। V1 और V2 जो है इनकी वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंट होगी जब ये एल्गोरिथम वर्क करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो एल्गोरिथम फेल हो जाएगा। एंड E1 हैज स्मॉलेस्ट वेट। और E1 का जो है ना स्मॉलेस्ट वेट होना चाहिए, जो कि मैंने अभी बता भी दिया था, अमंग द एज, जितनी भी एजेस हैं उनमें से, ऑफ G की, ग्राफ G की, और इंसिडेंट विद V1। Choose an edge E1 equal to V1 V2 of G such that V2 does not equal to V1 and E1 has smallest weight among the edge E of G incident with V1, जो कि इंसिडेंट हो रही है V1 से। यही लिखा है इसके अंदर भी। और स्टेप 3 क्या है? इफ एज E1 E2 EI have been chosen involving the point V1 V2 VI plus 1, choose an edge EI plus VJ VK with VJ ये and VK does not equal to this with precisely 1 and in V1 और ये। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है? इफ एज E1 E2 EI तक हमने चूज कर ली, और जिनके एंड पॉइंट्स यहाँ से लेकर कुछ भी हो सकते हैं इसमें से, और हमें आगे कोई सी भी एज चूज करनी है, जैसे क्रिस्कल एल्गोरिथम में करनी थी EI plus 1, और जिसके एंडिंग पॉइंट्स क्या हो गए? VJ और VK हो गए। और VJ की जो वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, और VK की वैल्यू ना इनमें से ये वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने VJ में ये वाली वैल्यू रख दी तो VK की वाली वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि V2 और V1 सेम नहीं हो सकते, ऐसे ही VJ और VK सेम नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा तो ये एल्गोरिथम फेल हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है। अगर हमने VJ में ये वाली वैल्यू रख ली तो
वीके में ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। और विद प्रिसाइजली वन एंड इन V1 V2 और V, तो कोई सा भी जो एक एंड पॉइंट होगा जो कि वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये कोई सा भी एंड पॉइंट की वैल्यू ना, ये इनमें से कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक पॉइंट की तो ये वाली होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था एल्गोरिथम में। क्यों ऐसा नहीं होगा तो ये एल्गोरिथम आगे नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कनेक्टेड वे में चलता है। जैसे कि हमने पहले ये वाली चूज कर ली, फिर आगे इन दोनों में से जैसे कोई सी वर्टेक्स जा रही है, कोई सी भी वर्टेक्स उनमें से इन दोनों में से कोई सी भी चूज करनी है, तो एक एंड पॉइंट इनमें से होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम बताया था उसी के हिसाब से कहना चाह रहा है ये वाला पॉइंट में। और स्टेप 4 आफ्टर n-1 एजिस हैव बीन चूजन, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। अगर हमने n-1 एजिस चूज कर ली तो इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। जैसे कि वो पिछली बार क्रिस्कल एल्गोरिथम का पॉइंट था, हमने n-1 एज चूज कर ली तो इस एल्गोरिथम को स्टॉप करना है, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। यही करना है। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, आपको समझ में भी आ गया होगा, या आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं। मैंने इस एल्गोरिथम को भी आपको समझा दिया क्या कहना चाह रहा है पूरा एल्गोरिथम।